हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की कंप्लीट जो राजनीति है उसके ऊपर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं और आने के पूरे चांसेस रहेंगे, और कौन कौन से पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राजनीति का मतलब क्या होता है? ये देखो, राजनीति का मतलब ये है कि राज करना। कहाँ पे? देश के ऊपर राज करना, राज्य के ऊपर राज करना, या किसी भी एक क्षेत्र विशेष के ऊपर राज करना। वो क्या होता है? एक तरीके से राजनीति होता है। ठीक है। अब उसके बाद में इसके बीच में देखोगे तो कुछ राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। कुछ राजनीति करने के लिए कुछ सिद्धांत फॉलो करते हैं। कई बार तो इसको फॉलो किया जाता है, कई बार फॉलो नहीं किया जाता। अब अपने इसके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे स्वतंत्रता वर्ड देखने को मिलता है। ये देखो, कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया है कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अगर मान लो किसी व्यक्ति को अपने ये कह दे कि आज से तू स्वतंत्र है, बट उसको समानता नहीं दी जाती, तो ये बात उसके लिए एक तरह से गलत होगी। मान लो ये एक लड़का और ये एक लड़की है, तो दोनों को क्या है, अपनों ने ये कहा कि तुम आज से स्वतंत्र हो, जो मर्जी काम करो। पर अगर उनके अंदर समानता नहीं होगी तो कोई भी, मान लो कोई भी जॉब आती है, तो इसकी जॉब के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों को समान देखा जाएगा, तभी उनको कंपनी में जॉब दी जाएगी या किसी भी सरकारी नौकरी के ऊपर जॉब दी जाएगी। अगर ये दोनों समान नहीं होंगे तो मान लो सभी लड़कियों को ही जॉब दे दी जाएगी। इस तरह से भेदभाव किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है, गांधी ने अपनी पुस्तक, गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें स्वतंत्रता या स्वराज के बारे में बताया। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, मीन्स स्वतंत्रता। इसके अंदर फिर इन्होंने अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानना चाहिए और उन्हें विशेष आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब कि जो आरक्षण वाली बात है वो यहीं से उठती है कि सभी को, जिनकी संख्या कम है, उनको आरक्षण देना चाहिए। तो फिर भारतीय संविधान के अंदर गांधी जी के जितने भी विचार हैं, जिसके बीच में जो छुआछूत है उसका विरोध करना, ये मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में जो पंचायती राज व्यवस्था उसको शामिल किया गया है। उसके अलावा भी राज्य के अंदर जितनी भी चीजें हैं राज्य को चलाने के लिए, उसको सभी को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। उसके बाद में अगर और अपने देखें तो इसके बीच में जैसे कि और पॉइंट्स देख लेते हैं, अगर कोई और अपने को लगता है तो। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस इसमें किस तरह के बनने हैं। ठीक है, फिर अपने चलते हैं आगे। जैसे कि इसके जो पॉइंट्स है ना, जैसे हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, कि अगर आप सभी नेताओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या फिर संविधान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कानूनों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जजों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारा अपने को राजनीतिक सिद्धांत से ही लगेगा। मतलब कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट लेना क्यों है, क्या रीज़न है पॉलिटिकल सब्जेक्ट लेने का? ताकि हम देश के अंदर जितनी भी कानून की व्यवस्था है उसको समझने के लिए ही हम इस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। यही इसका मेन पॉइंट रहता है। बाकी इसके बीच में कुछ अधिकारों के बारे में बात की गई है, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अर्थ क्या है, किस तरह से लोग देखते हैं, कैसे हमें स्वतंत्रता दी गई है। जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके बीच में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी कि प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की जो गारंटी है, वो अपने को नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। बाकी जो मौलिक अधिकार है, उसके बीच में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है? तो इस चैप्टर के अंदर जितना अभी तक देखा गया है, तो अधिकारों से रिलेटेड ही है। और मेनली ये देखा जाता है कि जो भी सिद्धांत हैं, पॉलिटिकल के जो भी सिद्धांत है या पॉलिटिकल जो है, उस सब्जेक्ट को क्यों अपने को पढ़ना चाहिए, मेन इसी के बारे में यहाँ पे फोकस किया गया। और अपने देख लेते हैं, अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आज़ादी होना। आज़ादी किस तरह की, उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे के बीच में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा किसी की बुक से। तो यहाँ पे जो बुक है वो किसकी है, तो नेल्सन मंडेला की एक बुक लिखी गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
जैसे कि आपको पता ही है दक्षिण अफ्रीका वाली साइड नेल्सन मंडेला ने अपनी बहुत यात्राएं की हैं और वहाँ पे काले और गोरों के बीच में मतभेद किया जाता था। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। बाकी इनकी जो बुक है इसका ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा और इसमें पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं अपने कोई अपने को लगेगा तो वो पॉइंट आप ज़रूर पढ़ना। एक ये एक और बुक है जैसे ओंग सान सू की, इसकी जो बुक है उसका नाम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो मेनली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसके बीच में से आपको बुक का नाम ही पूछा जाएगा। ये बुक का नाम ज़रूर याद रखें। उसके बाद में जैसे स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अपने ऊपर किसी का भी बाहरी नियंत्रण या दबाव का ना होना और अपने किसी के ऊपर बिना निर्भर हुए अपनी मर्ज़ी से कोई भी निर्णय ले सकें, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से स्वतंत्रता कह देते हैं। उसके उसके अलावा स्वतंत्रता के अंदर 5-6 पॉइंट है कि हमें घूमने-फिरने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है? कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह की कुछ स्वतंत्रताएँ आगे पूरी डिफ़ाइन की हुई हैं, ठीक है? तो इसके बीच में जैसे बताया गया है कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, मतलब अपने अंदर जितनी भी बातें हैं उनको बताना है और उससे क्या है लोगों को प्रभावित करना है। ये सारे क्या कहलाती है, एक तरह से स्वतंत्रता कहलाती है। उसके अलावा कई लोगों ने अलग-अलग तरीके से कहा गया है कि स्वतंत्रता क्या होती है? एक स्वतंत्र समाज कौन-सा होता है? जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। इसका मेनली मुद्दा ये है कि मान लो आपका एक परिवार है, तो परिवार को उन्होंने समाज मान लिया। अब अगर आप अपने घरवालों को अच्छे से अच्छे नौकरियाँ नहीं प्रदान करोगे, अच्छे से अच्छे हम कह सकते हैं एजुकेशन नहीं दोगे या उनको कोई भी सुविधाएँ नहीं दोगे ताकि वो विकास कर पाएँ, तो वो एक स्वतंत्र समाज नहीं होगा। मतलब आप अपने घरवालों को आज़ादी देते हो कि आप किसी भी फ़ील्ड में जाओ, कोई भी एजुकेशन प्राप्त करो। आपको उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक स्वतंत्र समाज में होनी चाहिए। उसके बाद में आगे अगर अपने देखते हैं, सब का मतलब होता है अपना और शासन का मतलब होता है अधिकार करना। मतलब स्वशासन मतलब अपना अधिकार होना, किसी का उसके ऊपर अधिकार ना होना वो होता है स्वशासन या हम कह सकते हैं स्वराज। तो हिंद स्वराज का सबसे पहले यूज़ किसने किया है? तो गांधी जी ने किया अपनी पुस्तक के अंदर, ठीक है? उसके बाद में और अगर अपने यहाँ पे मैटर देखें, तो जैसे यहाँ प्रतिबंधों के स्रोत। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे रोक लगाना। अब ज़रूरी नहीं है कि अपने सभी को क्या है कि पूरी स्वतंत्रता दे दें। पूरी स्वतंत्रता भी खराब करती है, इसीलिए हमारे संविधान के अंदर स्वतंत्रता के साथ-साथ उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि आप ये काम करोगे, तो इसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको सज़ा हो सकती है, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि इसके बीच में अगर अपने देखें, तो यहाँ पे देखो जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई न कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार कोई लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। मतलब कि अगर भेदभाव कोई करता है, रंग-भेद के आधार पे अगर कोई भेदभाव कर रहा है आपके साथ, तो आप अपनी स्वतंत्रता के साथ कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका लगा सकते हैं या उसके खिलाफ केस कर सकते हैं कि ये मेरे साथ भेदभाव करता है या असमानता दिखाता है। तो उस आधार पे क्या है, कोर्ट उसको सज़ा भी दे सकता है या उसे एक बार हम कह सकते हैं वार्निंग दे सकता है, ठीक है? उसके बाद में जैसे लिखा है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? अब मुझे ये बताओ कि मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है? ये डेली स्कूल जाता है, पर ये कोई भी काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है? टीचर इसको मार नहीं सकता। ये पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े तो कोई नहीं। इसके घरवाले कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो कोई नहीं। काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई नहीं। अगर यही हाल चलता रहा, इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध ना हुआ, तो मेनली लास्ट में ये होगा कि ये जो बच्चा है, स्कूल से तो पास हो जाएगा, बट अपनी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। स्कूल वाले पास कर देंगे, बट रियलिटी के अंदर क्या है, ये एक तरीके का फेल बच्चा ही है और कोई भी ये काम ज़िंदगी में सही ढंग से नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अब मान लो कि आप एक कार चला रहे हो या एक बाइक चला रहे हो। बाइक चलाने के लिए अपने को पता है कि कुछ रूल्स होते हैं, सड़क के रूल होते हैं बाइक चलाने के लिए कि हमें लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए, राइट साइड पे चलना चाहिए, इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। अगर अपने उन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे,
तो क्या है अपना एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से जो प्रतिबंध है वो कुछ ना कुछ ऐसी पाबंदियां हैं या ऐसी रोक है जिसके कारण आप अपनी उद्देश्य तक सही ढंग से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। जबकि मैंने इतनी पूरी इसकी डिटेल नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि इस तरह से इसके बीच में आप पूरी कहानी लिख सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसके बीच में ये लिखा होगा प्रतिबंधों को मतलब एक तरीके से रोक लगाना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे लिखा है हानि सिद्धांत, तो इसको पढ़ लेते हैं। हानि सिद्धांत में क्या कह रहा है कि हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी निबंध ऑन लिबर्टी में प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या कहलाता है, हानि सिद्धांत कहलाता है। हानि सिद्धांत का मतलब ये है कि आप कोई काम कर रहे हो, मतलब आप मान लो ये एग्जाम है, इस पेपर की तैयारी कर रहे हो और कोई व्यक्ति आके आपको क्या है कि इस एग्जाम की तैयारी करने से रोकता है, कहता है कि ये एग्जाम तेरे से पास नहीं होगा, ऐसे है वैसे है, कि तू इस एग्जाम को कर ही नहीं सकता, तेरे में इतना टैलेंट नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या है, हानि सिद्धांत है। मतलब आपको गिराने की कोशिश कर रहा है कि आप अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे, या आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये कहेगा कि ले बस इतने रुपए मिल रहे हैं, तुझे करने की क्या जरूरत है, छोड़ पड़ा, इससे अच्छा तो घर पे बैठ जा। तो ये होता है एक तरीके से हानि सिद्धांत, मतलब आपको अपने लक्ष्य से हटाना। ये क्या है, क्या होगा, ये हानि सिद्धांत होगा। ठीक है, उसके बाद में और अगर अपने नीचे की तरफ देखें तो बुक्स का नाम जरूर याद रखना है, जो भी मैंने बुक्स अभी आपको बताई, ओन लिबर्टी हुई है। उसके बाद में जैसे एक है सकारात्मक स्वतंत्रता और एक है नकारात्मक स्वतंत्रता। सीधी सी बात मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता ये एक तरीके से सकारात्मक स्वतंत्रता है। और मान लो अभी राजनीति के टाइम में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनावों के बीच में क्या होने वाला है कि लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, इस पार्टी को वोट देंगे, पर कई कई जगह पे क्या कर रहा है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले हैं तो उसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो ईडी है, ईडी मतलब जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होते हैं, जो कि छापे मारते हैं लोगों के ऊपर, जो गैर कानूनी रूप से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो जो ये ईडी वाले हैं ये उन्हीं के ऊपर छापे मार रहे हैं जो कि बीजेपी की पार्टी के नहीं है, मतलब किसी अन्य पार्टी के हैं, तो उनको ऊपर छापे मार रहे हैं। तो बीजेपी वालों पे छापे नहीं मार रहे। तो एक तरीके से जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं ये इसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत अच्छा ढंग से हम कह सकते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता का एक उदाहरण अपने को देखने को मिल रहा है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। पर एक तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता कब हो जाती है, जब आप किसी के बारे में गलत वर्ड्स का यूज़ करते हैं और उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। डिफेम का मतलब मान लो कोई एक आदमी है, ठीक है? मान लो ये कोई एक आदमी है, ये लोगों को खुश करने के लिए कुछ वीडियोज़ बनाता था, ठीक है? जो इसको तो लग रही थी अच्छी, पर क्या हुआ, लोगों ने इसको बार-बार बोल-बोल के ट्रोलिंग कर के इसको एक तरीके से नुकसान पहुँचा दिया कि तू ऐसे है, वैसे है। तो इसके बीच में क्या हुआ कि वो अपने विचारों को सही ढंग से बता नहीं पाया और लास्ट में उसने आत्महत्या कर ली। तो ये चीज़ होती है नकारात्मक स्वतंत्रता में। नकारात्मक स्वतंत्रता में आप किसी के बारे में गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? और सकारात्मक स्वतंत्रता में ये होता है कि उससे सभी का फ़ायदा हो। सकारात्मक स्वतंत्रता में सभी का फ़ायदा हो और कोई भी बाहर से आए उसके बीच में दखल-अंदाज़ी नहीं कर पाएगा। और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि आप दूसरे के प्रति क्या अपने विचार कुछ अलग तरीके से पेश करते हैं जो कि उसके लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है? उसको हानि पहुँचाते हैं एक तरीके से, ये मान लो। अब ये देखो, ये आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करने की स्वतंत्रता, वो होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और फिर ये इसने क्या क्या हमें अपने पर्यावरण को नष्ट करने की आज़ादी है? तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं या हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, उसके बीच में स्पेशली ये लिखा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और कोई भी अगर पर्यावरण हमें अगर हानि पहुँचाता है या ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा नहीं करता है या पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटता है, तो उसके खिलाफ भी राज्य चाहे तो कार्रवाई कर सकता है। ठीक है?
उसके अलावा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हो, स्वतंत्रता से क्या आशय है, बता दिया आपको। स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका, तो जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस तरह से, या आपने कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो नागरिकों की स्वतंत्रता के अंदर कैसे भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, राज्य के अंदर अगर कोई नागरिक है तो उसको स्वतंत्रता क्या दी गई है, जैसे वोट देने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उसको पढ़ लेना, उसके बीच में 6 पॉइंट्स हैं, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। सामाजिक प्रतिबंध क्या होते हैं, तो एक तरीके से पाबंदियां लगाना, किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए जो पाबंदियां लगती हैं उसको कहते हैं सामाजिक प्रतिबंध। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है समानता। तो समानता का मतलब क्या है, भेदभाव ना करना। ठीक है, पुरुष हो या महिला हो, दोनों में भेदभाव ना करना। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, मूल स्थान के आधार पे भेदभाव ना करना, ये क्या होता है, समानता होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। वैसे कानून की नज़र में सारे समान है, चाहे वो फॉरेनर का हो या फिर इंडिया का हो। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं वो भारत में जन्मे हुए व्यक्ति को ही दिए जाते हैं, या पिछले 10 वर्षों से रह रहा हो उसको ही दिए जाते हैं। पर जो फॉरेन से आता है पर उसको कानूनी अधिकार भी होते हैं। ठीक है, सार्वभौम मानवाधिकार मतलब कि मानव के पास जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो बाहर का हो चाहे इंडिया का हो, सारे अधिकार तो उसको दिए जाते हैं, उनको कानूनी अधिकार कह देते हैं। उसके बाद में इसमें और देखें तो अपने पहले इसके क्वेश्चन ही देख लेते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। अब प्राकृतिक असमानताएं क्या होती हैं वो सुन लो। प्राकृतिक असमानताओं में ये है कि कोई लड़का है या लड़की है, ये तो होगी क्या इसकी प्राकृतिक असमानता, मतलब दोनों को इतनी ज़्यादा पावर भगवान ने ही नहीं दिया है, एक को ज़्यादा दिया, एक को कम दिया, एक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया इमोशंस के थ्रू, एक को इमोशंस के थ्रू कम बनाया है। ठीक है, बाकी जितनी भी बातें हैं तो प्राकृतिक रूप से लड़का और लड़की, ये प्राकृतिक रूप से बने हैं। अब सामाजिक असमानताएं क्या होती हैं कि लड़का और लड़की धरती के ऊपर आ गए। अब लोगों ने क्या किया, पहले कोई धर्म तो होता नहीं था, इन्होंने क्या किया कि इनको अलग-अलग धर्मों में बाँट दिया। ठीक है? अब धर्मों में बाँट दिया, धर्मों के बाद क्या किया इन्होंने, अपनी अलग-अलग क्या कर दिया, जातियों में बाँट दिया। धर्मों से किसमें बाँट देते हैं, जातियों में बाँट देते हैं, जिससे कि अपने को सामाजिक असमानताएँ देखने को मिलती हैं। फिर ये जाति वाले अपने अलग से एक संगठन बना लेते हैं, अलग-अलग जातियों के संगठन बन जाते हैं। फिर वो जो धर्म वाले हैं, वो अपना अलग से संगठन बना लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने अलग से स्कूल बनाने की कोशिश करते हैं, अलग-अलग माँगे माँगते हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्या है कि ये एक तरीके से सामाजिक असमानता का उदाहरण पेश करते हैं। प्राकृतिक असमानता के अंदर एक और चीज़ है, जैसे एक तो लड़का-लड़की, ठीक है, आगे, लड़का और लड़की आगे। प्राकृतिक में हर चीज़ ऐसी है जिसके बीच में मानव का कोई रोल नहीं होता। एक तो मान लो कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की क्या है, काली है या गोरी है, या अपने कह सकते हैं उसके अंदर कोई भी शारीरिक दोष है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएँगी, प्राकृतिक असमानता में आएँगी। और सामाजिक असमानता में वो चीज़ें आएँगी जो धरती के ऊपर इंसान को पैदा तो कर दिया, बट ये धरती के ऊपर ही रहने वाले लोगों ने आपसी मतभेद करना शुरू कर दिया, धर्मों के बीच में भेदभाव, लड़के-लड़की में भेदभाव करने लग गए। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, जो सामाजिक असमानता है उसमें आ जाती हैं। अब समानता के 3 आयाम हैं, ठीक है? तो उसके बारे में ये बताएगा। सबसे पहले है राजनीतिक असमानता, ठीक है? राजनीतिक असमानता का मतलब क्या है कि ये देखो, अपने को क्या है, मतदान करने का अधिकार है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर वालों को मतदान करने का अधिकार है। कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी अपने को मिलती है। तो ये सारे जितने भी अधिकार हैं, ये सभी नागरिकों को है, ठीक है? सभी नागरिकों को मतलब 18 साल से जो ऊपर वाले हैं, वो वोट दे सकते हैं। मेनली वो है क्योंकि राजनीतिक असमानता के अंदर अपने को राजनीति से रिलेटेड ही चीज़ें बतानी है। तो इसके बीच में एक तो आप लिख सकते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर वाले जो हैं, उनको मतदान करने का अधिकार है। फिर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि चुनाव में लड़ने की स्वतंत्रता है कि कोई भी चुनाव में लड़ सकता है अकॉर्डिंग टू 25 वर्ष, या कह सकते हैं 21 वर्ष, या कह सकते हैं 30 वर्ष। तो ये जो तीनों एजेस मैंने बताई हैं, ये अलग-अलग कैटेगरीज़ में है। कुछ है लोकसभा की, कुछ है राज्यसभा की, कुछ है राष्ट्रपति के लिए और कुछ है जैसे पंचायत समिति की
या हम कह सकते हैं वार्ड में जो चुनाव होते हैं उसकी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग एज डिसाइड की गई है, तो वो होती है राजनीतिक समानता, मतलब कि कोई भी चुनाव में लड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब ये है कि सभी को क्या है, अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ये एक तरीके से सामाजिक समानता के अंदर आएगा। और कानून की नज़र में सारे के सारे समान हैं, कोई भी कोर्ट में केस कर सकता है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आता है सामाजिक समानता में। और कभी भी किसी को जैसे पानी की आवश्यकता है या किसी को वेतन की मतलब मजदूरी है, ठीक है। अब सभी को मजदूरी समान मिलेगी, ये नहीं कि जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे भेदभाव किया जाएगा। शिक्षा पाने का अधिकार है या अवसरों को पाने का अधिकार है, तो सभी को बराबर दिया जाएगा। बट जो आरक्षण वाली बात है वो अलग है। पर अभी एक तरीके से देखा जाए तो समाज में सभी वर्गों को एक तरीके से बराबर की सुविधाएं दी जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक समानता कह देते हैं। फिर आती है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब क्या है, अब ये कहते हैं कि जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत, आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका यह है कि संपन्नता और निर्धनता समूह के बीच का अनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना क्या कहलाता है, इनके बीच का डिफरेंस कहलाता है। आर्थिक समानता का मतलब ये है कि जो पैसा है वो सबको बराबर मिले, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आर्थिक समानता एक आयाम है, ये करने की कोशिश करते हैं कि जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब ना रहे और जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा अमीर ना रहे। तो ये बैलेंस कैसे बनाते हैं, तो ये बैलेंस ऐसे बनाते हैं कि ये क्या करते हैं, लोगों को फ्री में कनक प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, चीनी प्रोवाइड करा देते हैं, तेल दे देते हैं या राशन दे देते हैं, जो बिजली है वो फ्री कर देते हैं। तो जितने भी गरीब लोग हैं जो भूखे मरते हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनको कहीं न कोई चीज़ें प्रोवाइड करा के उनको उनका जो स्तर है उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, आर्थिक समानता में आ जाती है। मतलब जिनके अंदर पैसा रिलेटेड है और वो पैसा गरीब लोगों के पास नहीं है, तो उनकी हालत को सुधारने में ये सहायता देती हैं, जितनी भी ये योजनाएँ हैं, ठीक है? उसके बाद में अगर और देखें, हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? समानता को बढ़ावा ऐसे दे सकते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे जो सोच बनाई गई है प्राचीन, जितने भी हमारी परंपराओं से चली आ रही है कि हमें दूसरे धर्मों वालों को नहीं बुलाना या छोटी जाति वालों को नहीं बुलाना, तो वो सारी चीज़ों को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए और सभी को समान नज़रिए से देखना चाहिए। मतलब अपनी सोच सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। समानता को हम तभी बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जैसे औपचारिक समानता की स्थापना। औपचारिक समानता की स्थापना का मतलब ये है, औपचारिक यहाँ पे ऑफ़िशियली है, ठीक है? ऑफ़िशियली का मतलब ये है कि जितने भी रीति-रिवाज है, कानूनी व्यवस्थाएँ हैं, उनको हम संरक्षित करके रखें, ठीक है? और जैसे जो भी काम-धंधा है, उसमें क्या है, बराबर-बराबर सम्मान करें सभी का, सबको समान रूप से नौकरियाँ दें। वो सारी चीज़ें क्या है, औपचारिक रूप से मतलब ऑफ़िशियल रूप से बात कर रहे हैं। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। विभेदक का मतलब क्या है ये देखो, तो कभी-कभी यह सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें और उनसे अलग-अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान रखना होता है, जैसे अब देखो, एक व्यक्ति है विकलांग, ठीक है? और एक व्यक्ति क्या है, नॉर्मल। अब इन दोनों के साथ बिहेवियर अलग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और ये व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो इसको जो भी काम मिलेगा वो थोड़ा हार्ड मिलेगा और इसको जो भी काम मिलेगा वो थोड़ा ईज़ी मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है कि इनके बीच में विभेद करते हुए क्या है, इनमें समानता भी देखी जा सकती है। जैसे देखो, बिल्कुल साफ-सुथरे चयन को सुनिश्चित करते लिए आप सबको एक टेस्ट दिया जाता है और आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना है। अब ये जो हाथी है, ये पेड़ पे कहाँ से चढ़ जाएगा ये बताओ? बाकी ये मछली है, ये पेड़ पे कहाँ से चढ़ जाएगी? ठीक है? और जैसे ये कुत्ता है या शेर है, ये पेड़ पे कहाँ से चढ़ जाएगा? बाकी ये तो चढ़ जाएँगे। अब जो नहीं चढ़ सकते हैं, उनके लिए क्या है, अलग से विभेद करते हुए कोई और टास्क दिया जाता है या कोई और काम दिया जाता है, उसको विभेदक द्वारा समानता कहा जाता है। उसके अलावा जैसे सकारात्मक कार्रवाई, अब मान लो कि किसी भी
ए धर्म के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो कि अल्पसंख्यक के अंदर है, तो ये ए नाम का जो व्यक्ति है ये कहाँ पे जा सकता है? कोर्ट के अंदर जा सकता है और अपने जो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या इसके प्रति गलत रवैया हुआ है उसके खिलाफ केस कर सकता है ताकि इसको पूर्ण न्याय मिल सके। तो वो चीज़ें भी इसमें कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसरों पे। तो ये रहे क्वेश्चन आंसर, ठीक है? देखो, समान अधिकार का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क जो शिक्षा मिलनी चाहिए, ये समान अधिकार होगा। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, ये अवसर की समानता में आ सकता है, ठीक है? और सकारात्मक कार्रवाई में क्या है? ये देखो, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं, ये होगी सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है? अब अवसर की समानता में अपने को क्या है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है? तो प्रत्येक ये वैसे समान नागरिक में भी आ सकता है, तो इसका देखना जरूर। जो अवसर की समानता है और समान अधिकार है, इसके बीच में ये दोनों लाइन्स आ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि समान अधिकार में ये है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। एक तरह से ये समानता का ही अधिकार है कि दोनों को दोनों सभी बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। तो अवसर की समानता में क्या होता है कि कोई भी अगर आप पोस्ट के ऊपर है, तो उस पोस्ट के लिए लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसको अवसर की समानता कहते हैं। समान अधिकार का समानता के अधिकार के अंदर ये शामिल होता है। उसके बाद में जैसे कि ये है, समानता के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों? कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना क्रम आने पर पढ़ेगा। इसको पढ़ लेना, वैसे तो ये कोई ढंग की बात तो है नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे संरक्षण की एक खिड़की रखी गई है, तो ये एक तरीके से विभेदक है। विभेदक वाला जो समानता है, विभेदक द्वारा समानता, तो ये गैर नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? अब बाकी इसके ऑप्शन आप देख लेना। अब चलते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर में है सामाजिक न्याय। तो पहले इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 4 लेसन करते हैं आज अपने। क्वेश्चन आंसर नहीं, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो न्याय होता क्या है? न्याय ये है कि आपके साथ अगर कभी गलत होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो जो भी आपकी बातें सुनी जाएंगी और उसको सजा दी जाएगी, उसको अपने न्याय कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो बुक है, उस बुक के ऊपर देखो पहले, प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी है दी रिपब्लिक। ये बुक का नाम याद रखना, इसके बीच में बताया गया है कि न्याय क्या होता है। उसके बाद में ऐसे समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, कानून की नज़र में सारे समान है। तो कोई भी अगर काम होता है, कानून सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी को समान रूप से अधिकार देता है। उसके बाद में ऐसे समानुपातिक आय न्याय, मतलब किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करता, समान अनुपात में चलता है। जैसे इसके बीच में वैसे तो ना मेनली आपको क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ही समझना है। कई बार क्या है, सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है कि सामाजिक न्याय के अंदर किन किन बातों को शामिल किया गया। पिछला जो पुराना पेपर है ना, उसको जरूर देखना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता लगेगा कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है? सामाजिक न्याय का मतलब समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके साथ कानून के द्वारा किस तरह का न्याय किया जाता है, नौकरियों में, संस्थानों में, और कैसे-कैसे चेंजेस आए हैं। इससे अच्छा तो आप क्या करें, जो मौलिक अधिकार है ना कंप्लीट, वो सारे के सारे मौलिक अधिकार पढ़ लो, उनको डिटेल से लिखना सीख लो, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? न्यायपूर्ण बंटवारा, तो इसमें ये बताया गया होगा कि गरीब लोग जो है वो इतने बड़े-बड़े वकीलों को खरीद नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सरकारी वकील किया जाता है। जो अमीर लोग हैं वो सही ढंग से वो अपने वकील कर सकते हैं। तो पीआईएल होता है एक, पीएएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा जैसे रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना कि क्या कहता है इसका न्याय का सिद्धांत। मेनली क्या है, इसने जितने भी न्याय के ऊपर जितने भी लोगों ने बात की है, उनके विचार आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जैसे इसने कह दिया कि आप निम्न जाति के हैं, उच्च जाति के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सुविधा संपन्न होंगे, सुविधाहीन होंगे, बट आपको क्या है कि सारे के सारे विकल्प खुले होंगे। भविष्य को उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। मेनली क्या है, कोई कोई भी बंदा है, किसी भी कास्ट का है,
वही 3-4 लाइनें घूम फिर के यही कहती हैं, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पे भी नहीं होगा। तो यही न्याय होता है, बाकी सब में घूम फिर के बातें तो यही आ रही हैं। अब इनको पॉइंट टू पॉइंट समझना, टॉपिक मैं आपको बताता रहता हूँ। जो भी लेसन लिखा है ना, अधिकार क्या होते हैं, तो मौलिक अधिकार पढ़ना, सारे के सारे अधिकार। मेनली अगर देखो तो अधिकार 2 तरह के होते हैं, एक होता है मौलिक अधिकार और एक कौन से होते हैं, कानूनी अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, जो कि भारत के अंदर जन्म से पैदा हुआ है, और दूसरा कानूनी अधिकार कौन से होते हैं, ऐसे अधिकार जो कि कानून के द्वारा सभी लोगों को दिए जाते हैं, चाहे वो फॉरेन का है, चाहे वो इंडिया का है, ठीक है, या कुछ सालों से रह रहा है। मौलिक अधिकार हमेशा उसी को दिए जाएंगे जो भारत के अंदर पैदा हुआ और 10 सालों से रह रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर कोई पॉइंट बनता है, अधिकार कहाँ से आते हैं, तो अधिकार ईश्वर प्रदत्त है। ये देखो, अधिकार जो है ये लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार, सबसे ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। मेनली मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अधिकार 2 तरीके की आप मान के चलो, एक होता है मौलिक अधिकार, एक होता है कानूनी अधिकार। तो ये देखो, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, इसके हम जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बनता है तो। अधिकारों के यहाँ पे प्रकार देखने को मिल रहे हैं। तो अधिकार जो होते हैं ये कानूनी और मौलिक अधिकार भी हो गया, और इसके अलावा अगर इन्होंने बांटा होगा तो कुछ राजनीतिक अधिकार दे दिए होंगे, जो भी राजनेता है उनके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो चुनाव में लड़ सकते हैं। ये भी क्या पता दे दिया हो, चेक कर लेना। अधिकार क्या है और वे क्यों महत्वपूर्ण है, अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार आधार क्या हो सकता है, ठीक है। ये तो आपका संविधान ही है उपयुक्त आधार। संविधान के द्वारा ये आप बता सकते हैं कि हमारे पास ये अधिकार हैं, क्योंकि संविधान में लिखे हुए हैं, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताएं, तो बता सकते हो। राजनीतिक अधिकार जो भी राजनेताओं से रिलेटेड है, आर्थिक अधिकार जो भी पैसे से रिलेटेड है, सांस्कृतिक अधिकार तो सीधी सी बात यह है, मौलिक अधिकार पढ़ लेना, उसके बीच में आपको सांस्कृतिक अधिकार देखने को मिलेंगे। जो आर्थिक अधिकार है वो आपका संपत्ति का अधिकार है, जो कि 300 के कै में शामिल हो गया है। पहले ये आपका मौलिक अधिकारों में शामिल था। और जो राजनीतिक अधिकार हैं, इनके ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। ये मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। राज्य की सत्ता के ऊपर मतलब, अब मान लो ये राजस्थान है, ठीक है। अब इस राजस्थान के अंदर यहाँ पे राम नाम का एक लड़का रह रहा था। इस राम नाम के लड़के को इस राम नाम के लड़के के साथ भेदभाव कर रहे थे, ठीक है। इसको कहीं पे भी रहने नहीं दिया जा रहा था, या मतलब इसके बाद जो भी झोंपड़ी थी, या इसका जो भी घर था उसको तोड़ दिया गया था बिना किसी कारण से। तो ये क्या कोर्ट के अंदर जा सकता है और ये बता सकता है कि ये मेरा घर था, इन्होंने जानबूझ के तोड़ दिया। तो एक तरह से क्या है, राज्य का जो भी शासन है उसके ऊपर नियंत्रण है कि ये जो राज्य है ये लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। या कोई भी जैसे पोस्ट है, मान लो ये एससी का बंदा था और एक एसटी का बंदा था और एक जनरल का बंदा था, ठीक है। इसने क्या किया कि ये एससी और एसटी वाले को तो जॉब दे दी, पर ये जनरल वाले को नहीं दी। तो ये क्या, जनरल वाला बंदा कोर्ट में जा सकता है और इसे चुनौती दे सकता है कि तूने एससी वाले और एसटी वाले व्यक्ति को तो जॉब दे दी, पर मुझे क्यों नहीं दी, मेरे नंबर तो इनसे भी ज्यादा आए थे। तो फिर क्या है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा जनरल वाले को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और राज्य को, जो भी स्टेट है उसके ऊपर फटकार लगाई जाएगी और उसे कहा जाएगा कि आपके कुछ नियम कायदे हैं, तो मौलिक अधिकार जितने भी हैं उनका भी आप ध्यान दें, कोई भी अगर आप रिजल्ट निकालते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद में जो 3 चैप्टर रह गए हैं इनका नाम नाम पढ़ लो। नागरिकता का जो है वो दूसरा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 2, उसके ऊपर अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 10 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं वो पढ़ लेना। उसके बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया कि भारत का नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा, कितने सालों से रह रहा है तो वो माना जाएगा। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के प्रति जो भी प्रेम है, राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के लिए उस सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। लास्ट में धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट टॉपिक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म में भेदभाव ना करना, धर्मनिरपेक्ष, धर्म में भेदभाव ना करना, ठीक है। वर्चस्ववाद का मतलब, या वर्चस्व का मतलब क्या होता है कि अपना अधिकार करना, ठीक है। एक ही इंसान का अधिकार होना क्या कहलाता है, वर्चस्व होता है, मतलब कि मेरे हाथ में सारी पावर है। अब जो भी एक धर्म है, मान लो कोई हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के लोग ज्यादा है, तो ये अपना क्या कर लेते हैं, एक तरह से वर्चस्व काम कर लेते हैं कि हम ही हैं सब कुछ और कोई धर्म कुछ नहीं है, ठीक है।
धर्म के अंदर उत्सव, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के अंदर पहले तो ये हिंदू धर्म वाले सारे कहते हैं कि हम ही हैं सब कुछ। फिर क्या होता है हिंदू धर्म के अंदर जितने भी अलग-अलग जातियाँ हैं, वो जातियाँ भी क्या करने लग जाती हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है तो वो कहती हैं कि हमारी जाति सबसे ऊपर है, आपकी जाति नीचे है। तो ये धर्मों के अंदर भी भेदभाव चल रहा है। उसके बाद में देखो जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये है कि कोई भी एक राज्य जो है, इसका कोई एक राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब कि कोई भी एक राज्य स्पेशल ये नहीं कहेगा कि हम हिंदू राज्य हैं या मुस्लिम राज्य है, ये नहीं कह सकता। और ये सभी जितने भी धर्मों के लोग उस वहाँ पे रह रहे हैं, उन सभी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उनको समान न्याय देगा और जितनी भी सुविधाएँ हैं, सबको समान रूप से मिलेंगी। उसके बाद में जैसे धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल पढ़ लेना ये। और अगर देखा जाए तो भारतीय मॉडल है कि भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता को किस तरह से देखा जाता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या-क्या आलोचनाएँ की गई हैं, ये ज़रूर पढ़ना। धर्म विरोधी का मतलब धर्मों के बीच में कैसे भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट में क्वेश्चन के ऊपर, देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन-सी बातें निरपेक्षता के विचार से संगत हैं, मतलब सही हैं। इसमें अपने को धर्मनिरपेक्षता के बारे में पता लगता है। किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व ना होना, सही है। मतलब कि एक हिंदू धर्म है और एक मुस्लिम धर्म है। अब अगर मुस्लिम धर्म वाले अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म वाला उसके बीच में इंटरफेयर ना करे। ये क्या हो जाता है, एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता को देखने को मिलता है। किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देना, तो ये बात गलत है। भारत का भारत का क्या मतलब राज्य का कोई भी एक प्रॉपर धर्म नहीं होता है। सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय होना, तो ये बात सही है कि एक राज्य के अंदर सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। उनको समान रूप से शिक्षा दी जा सकती है, अवसरों की समानता दी जा सकती है, जितने भी कानूनी अधिकार हैं वो दिए जा सकते हैं। विद्यालयों में अनिवार्य प्रार्थना होना, तो ये हम नहीं कह सकते। अनिवार्य प्रार्थना होना तो प्रार्थना ज़रूरी नहीं है। प्रार्थना वैसे तो ये भगवान के लिए की जाती हैं, पर कई क्या है जैसे हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं, तो ये बात गलत हो जाती है। कई सिख धर्म को प्रमोट करते हैं, तो वो अलग-अलग चीज़ें हैं, तो ये धर्मनिरपेक्षता में नहीं आती है। अनिवार्य प्रार्थना होना, किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षिक संस्थान बनाने की अनुमति होना, ये बात सही है। सरकार द्वारा धार्मिक संस्थानों की प्रबंधन समितियों की नियुक्ति करना, ये बात गलत है, ठीक है? सरकार कोई भी धार्मिक संस्थाओं की प्रबंधन समितियों की नियुक्ति नहीं करता है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकता है, ठीक है? किसी मंदिरों में दलितों के प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप। किसी मंदिर में दलितों का प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए ये बात सही है कि कोई भी एक धर्म है, तो इसके कोई भी एक मंदिर है, मान लो हिंदू धर्म का मंदिर है, तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे दलित लोग नहीं आ सकते। सरकार अगर हस्तक्षेप करती है, तो इसका मतलब यही है कि सरकार हर धर्मों को बराबर मानती है, ठीक है? इसीलिए वहाँ पे कह रही है कि इनको आप रोक नहीं सकते मंदिर के अंदर आने से, ठीक है? अब बचा ये विद्यालयों में अनिवार्य प्रार्थना होना, तो इसका कॉमन सेंस ये लगाना प्रार्थना वर्ड का मतलब ये है कि जैसे स्कूल के अंदर हे राम या कोई भी होती है भगवान के नाम पे, ठीक है? अब जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो अगर अ, हिंदू धर्म की प्रार्थना थोड़ी बोलेंगे, वो अपने धर्म की बोलेंगे। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर स्कूलों के अंदर हर धर्म के बच्चे होते हैं, तो वो समान रूप से प्रार्थना नहीं बोल सकते, ठीक है? अगर मेरी दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो ये एक तरीके से गलत माना जाएगा। बाकी आप अपने तरीके से देखें। अब देखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, तो इसके बीच में ये है कि आपस में तालमेल हो गया, उन्हें अलग करें और एक नई सूची बनाएँ। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर क्या-क्या होती है, तो ये देखो। तो भारत के अंदर कौन-कौन सी हैं, भई अपने देख लेते हैं। तो धर्म और राज्य का एक-दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति, ये धर्म और राज्य पर भारत के अंदर तो ये होता है। तो ये होगी पश्चिमी वाली, ठीक है? जो अमेरिका अमेरिका की जो धर्मनिरपेक्षता उसके बीच में ये है कि धर्म और राज्य एक-दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बट भारत वाला क्या है, धर्म के अंदर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति।
ये भारतीय आ जाएगी। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होना, ये भारतीय आ जाएगी। अल्पसंख्यक अधिकारों पे ध्यान देना, ये भी भारतीय आ जाएगी। व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व देना, ये में भी पश्चिमी की आनी चाहिए। एक धर्म के भिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना है, भारत की कह सकते हैं। ऐसे तो दोनों की कह सकते हैं, चलेगा। समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, ये पश्चिमी संस्कृति में आएगा, भारत में तो है ही नहीं। व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण, तो ये भी नहीं बताइए, ये चेक कर लेना, पता नहीं। ठीक है, अब चलते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। ये तो बता दिया आपको, धर्म में भेदभाव ना करना। क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? ये सहनशीलता का मतलब ये है, कोई दूसरे धर्मों के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है तो उससे रिलेटेड कह रहा है। धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति नहीं देती, ये बात गलत है। धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच असमानता के खिलाफ है, सही है ये। धर्मनिरपेक्षता के विचार का जन्म पश्चिमी और ईसाई समाज में हुआ है, यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त ही है, भारत के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है, गलत है। सिद्धांतिक दूरी क्या है, इसका कमेंट में बता देना अगर आता है तो। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं, वरन उससे अधिक किन्हीं और बातों पे है, ये बात सही है। कि जो राज्य है वो धर्मों के अंदर भेदभाव कर रहा है, मतलब धर्मों के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं।